अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। सेनेट इंतखाबात के हवाले से सूरत-ए-हाल तेजी से बदल रही है और मुतजाद इतलात सामने आने का सिलसिला जारी है। रोजनामा जंग के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में हुकूमत और अपोजिशन ने कागजात वापस ना लेने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेट के लिए नामजद उम्मीदवार तला महमूद का कहना था कि पीटीआई के नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार नहीं हुए तो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। हुकूमत के हिस्से में 6 और अपोजिशन के हिस्से में 5 नशस्तें आएंगी। दूसरी तरफ यह भी खबरें आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के मामले पर पीटीआई ने पार्टी के नाराज अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का यह कहना है कि सियासी कमेटी ने फैसला किया है कि जिन उम्मीदवारों को बानी पीटीआई ने नामजद नहीं किया वो कागजात वापस ले लें। सियासी कमेटी के फैसले पर अमल दरामद ना होने की सूरत में कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ पीटीआई के नाराज रहनुमाओं ने सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार ना होने का ऐलान भी कर रखा है। अरकान ने यह कहा है कि हम लड़ेंगे और इस निजाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब एक तरह से यह स्टैंड ऑफ बन गया है जिसमें एक तरफ पार्टी लीडरशिप है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान। अब सेनेट इंतखाबात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दर्द-ए-सर क्यों बन जाते हैं? ये पहला मौका नहीं है कि पीटीआई को सेनेट इंतखाबात में इस तरह की सूरत हाल का सामना है। साल 2018 के सेनेट इंतखाबात में उस वक्त के वजीर आला केपी परवेज खटक ने इमरान खान को सेनेट इंतखाबात के दौरान होने वाली हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक जो है वो एक रिपोर्ट दी थी। इमरान खान ने हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस 20 अरकान को शो कॉज नोटिस जारी करने का ऐलान भी किया था। उन्होंने कहा था कि इन अरकान में से हर रुकन ने पैसे लेकर अपने वोट फरोख्त किए हैं। अब सेनेट इंतखाबात को लेकर तहरीक इंसाफ के लिए जो मौजूदा सूरत हाल है वो इस वजह से भी गैर मामूली है क्योंकि एक तरफ तो पार्टी लीडर बानी पीटीआई जेल में है जबकि पार्टी हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाने भी जो है वो जा रही है। अब पार्लिमानी सियासत में भी तहरीक इंसाफ के चैलेंजेस में इजाफा हुआ है क्योंकि केपी में ही वो 2/3 अक्सरियत भी जो है वो अपनी खो चुकी है। अब इस सूरत हाल में पीटीआई की हिकमत अमली क्या होगी, तहरीक इंसाफ इस सारे मामले को और खास तौर पर इन नाराज अरकान के मामले को किस तरह से देख रही है? क्या सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को कोई सरप्राइज मिल सकता है? इस पर प्रोग्राम में बात होगी और रऊफ हसन साहब इस वक्त में मौजूद हैं, मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। रऊफ हसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ हसन साहब सबसे पहले तो फरमाइएगा ये सेनेट इंतखाबात इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? बाकी जमातें भी जो है वो ये इंतखाब लड़ती है लेकिन शायद इतना बड़ा चैलेंज किसी और पार्टी के लिए इंतखाबात नहीं बनते जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बन गए हैं। रहमान साहब बहुत मेहरबानी, आपने बुलाया प्रोग्राम में। देखिए इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और इतने लोगों की इतनी सारी सेक्रीफाइसेस हैं और हर कोई जो है वो उम्मीद लगा के बैठा होता है कि उसको पार्टी सियासी जमात में क्या लोग कोई पैसा तो मिलना नहीं होता, तो लाजमी बात है कि ये पार्लियामेंट में जाना, नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में, सेनेट में या पार्टी का कोई ओहदा वगैरह जो है, तो इसलिए ये कोई अनहोनी बातें नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है। हमारी पार्टी चूंकि हमें ट्रेनिंग ये दी गई है कि आप अपनी राय का खुल के इजहार किया करें, तो इसलिए बाज़ दफा ये इट गोज़ इनटू द पब्लिक डोमेन, जो मेरा ख्याल है टेक्निकली नहीं होना चाहिए। लेकिन अंडर कंट्रोल है सब कुछ ही। बट हमने लिस्ट जो है जो हमारे कंफर्म्ड कैंडिडेट्स हैं उनकी जारी कर दी है और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मेरा ख्याल है कि हमारा बगैर इलेक्शन के कोई इत्तेहाद भी हो जाएगा, मुआहदा भी हो जाएगा, सॉरी। और ये क्योंकि और उसकी वजह क्यों महसूस हुई अगर आप कहें तो मैं 1 मिनट में बयान कर देता हूँ। पाकिस्तान में जो सेनेट के इलेक्शंस की तारीख है ना वो खासी गंभीर है क्योंकि बहुत पैसा चलता है यहाँ। सेनेट की एक सीट जो है वो 10-10, 20-20 करोड़ रुपए के ऊपर बिकती है और उसमें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गिल्टी नहीं है, सभी तकरीबन गिल्टी है। कोई खरीदता है, कोई बिकता है, वगैरह वगैरह। सो कोशिश ये है हमारी ये कि हम इस घिनौने काम को बंद करें और वो सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान इत्तेहाद हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए और उसकी बेसिस के ऊपर जिसकी जो बनती हैं वो सीटें अपनी ले ले और इलेक्शन ना हो। हम इसके बहुत करीब हैं और मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन जो है वो परसों होना है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस इलेक्शन के बगैर ही एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है वो हो जाएगी। अच्छा, लेकिन इस सारी सिचुएशन में ये वजह क्या बनी? पार्टी की जो लीडरशिप है वो क्यों इन नाराज रहनुमाओं को इस इलेक्शन के हवाले से और जो फैसले हुए हैं उस हवाले से कन्विंस करने में जो है वो कामयाब क्यों नहीं हो सकी?
रहमान साहब, हम उनके सेंटिमेंट्स, उनके जज्बात की बहुत कदर करते हैं। ये लोग जो जिनके बारे में बात हो रही है, इन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं पार्टी के लिए। इससे कोई रुकिरदानी नहीं कर सकता। बहुत कुर्बानियां हैं, दे डिजर्व। और कल हमारी पॉलिटिकल कमेटी की रात को मीटिंग हाँ। हुई है, उसमें ये सब्जेक्ट जो है डिटेल में डिस्कस हुआ है। और हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी इसको, बल्कि फौरन ही हम इस मसले को, इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। हमारे पास एक दो ऑप्शंस हैं और उन्हीं ऑप्शंस को एक्सरसाइज करते हुए हम अच्छा। हल निकाल लेंगे। जो इस दफा सेनेट में नहीं आ सकेंगे वो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, और हम उनको इंशाल्लाह ताला अगला जो इलेक्शन होगा, जो कि तकरीबन 1.25 साल में होगा, अच्छा। उसमें हम उनको डेफिनेटली प्रायोरिटी के ऊपर कंसिडर करेंगे। राइट। और ये जो लीडरशिप के हवाले से इस वक्त बातें हो रही हैं, ये तासुर है कि मौजूदा लीडरशिप के लिए पार्टी चलाना मुश्किल हो रहा है। ये मौजूदा लीडरशिप, ज़ाहिर बात है इमरान खान और जो कारकुन हैं उनके दरमियान एक ब्रिज का इसका रोल है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये इफेक्टिव नहीं है। तो इस इंप्रेशन को आप जो है वो किस तरह से देखते हैं? देखिए, मसला एक ही है मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, कोई इशू नहीं है लीडरशिप का, कुछ नहीं है। मसला एक ही है। मसला ये है कि हुकूमत ने खान साहब के साथ हमारी मीटिंग्स को कंप्लीटली बंद कर दिया हुआ है। अभी पॉलिटिकल लीडरशिप, जो सियासी हमारे कायदीन है, वो पिछले 31 हफ्तों से खान साहब को नहीं मिल सके, कोई भी नहीं मिल सका। लॉयर्स में से 6 बंदों की हाँ। बजाय एक आध बंदा जो है वो मिलता है, वो भी 10-15 मिनट के लिए। और फैमिली जो है उसमें भी अलीमा खान को नहीं मिलने दिया जा गया। सो हमारा मसला और कुछ भी नहीं है, लीडरशिप का प्रॉब्लम नहीं है, वो लैक ऑफ कॉन्टेक्ट है, लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट है खान साहब के साथ। लाजमी बात है कि खान साहब एज पेट्रन इन चीफ, उन्होंने ही गाइड करना है और उन्होंने ही हमें बताना है कि ये इस मामले को इस तरह से हल कीजिए, ये लोग हैं, ये ठीक है, इनको रख लीजिए, इनको ना रखें। तो ये इसके लिए फ्रीक्वेंट मीटिंग्स की जरूरत है। आप फैसिलिटेट करवा दें। मैं तो सब लोगों से जो बात करता हूँ वो कहता हूँ, तो ये जो नजर आ रहा है कि जी लीडरशिप का फुकदान है या लीडरशिप का बहरान है, दोनों में से कोई चीज नहीं है। तो एक दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी फ्रीक्वेंट मीटिंग्स हो, जो कि शेड्यूल है, जेल मैनुअल के मुताबिक है, जो आइन और कानून के मुताबिक है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक है, उस हिसाब से हमारी मुलाकातें जो है वो फैसिलिटेट हो। राइट। लेकिन रऊफ हसन साहब, ये जो अपोजिशन के साथ आपने अरेंजमेंट का जिक्र किया और आपने कहा कि हो सकता है कि ये इलेक्शन भी जो है वो मिलकर लड़ा जाए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तहरीक इंसाफ को अपने मजीद वोट टूटने का डर है और इसी वजह से अपोजिशन के साथ अपने नाराज अरकान की बजाय जो है वो अपोजिशन पर ज्यादा रिलाय किया जा रहा है इस इलेक्शन के लिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी क्लैरिफाई कि हमें किसी किस्म का कोई खतरा जो है अपने मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली से बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें, हमारे से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस वक्त ऑपोजिशन में, उन्होंने भी राब्ता किया था और हमने रिस्पॉन्ड किया था उनको। और हम सबकी जो ख्वाहिश है वो ये है कि जी, यहाँ मंडियां तो लगती रही है ना भाई। जब हमारी हुकूमत गिराई गई तो आपको पता है कि सिंध हाउस में मंडी लगी थी। जनाबे आसिफ जरदारी साहब तख्त नशीन थे, अपने नोटों की सैक्स लेके बैठे हुए थे और बांट रहे थे। ठीक है, लगती रही है। और सेनेट के इलेक्शन में भी मंडियां लगती रही। आपको पता है कि जी, हमने एक वक्त एक इलेक्शन में हफ्ते को 22 बंदे जो थे उनको पार्टी से निकाल दिया था। तो ये हम तो वो वैसी पार्टी है जो कि इस किस्म का कोई काम बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन अगर कोई ऐसे इकदाम किए जा सकते हैं जिससे कि ये मंडी लगने का जो प्रोस्पेक्ट है वो खत्म हो जाए, तो मैं फील करता हूं कि वो बेहतर है और इसी के ऊपर काम हो रहा है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरा ख्याल है 90% हम वहां पहुंच चुके हुए हैं और इलेक्शंस के बगैर जो है हर पॉलिटिकल पार्टी को जितनी उसकी सीटें बनती है उसके मुताबिक उसको सीटें मिल जाएंगी और ये मरहला जो है वो बगैर नोटों के चलने के तय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो 21 जुलाई को अब सेनेट इलेक्शन है, तो क्या इस हवाले से कोई सरप्राइज तो नहीं? क्योंकि अब एक तरफ हलफ भी उठाना है अरकान ने, दूसरी तरफ जो है वो वजीर आला ने भी कहा है कि अगर कोई मामलात नाराज अरकान के साथ तय नहीं होते, ये भी उनका बयान है मीडिया में, कि तो फिर इलेक्शन मुलतवी भी हो सकता है। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है तो नहीं इस इलेक्शन के हवाले से? अगर आपका मतलब सेनेट के इलेक्शन से है तो कल रात को हमारी मीटिंग थी, मैंने पहले भी अर्ज किया है पीसी में, और वहां तो हमें कुछ ऐसी प्रोस्पेक्ट जो है वो सामने नहीं आई कि जी इलेक्शन आगे होगा। हाँ, ये है कि इलेक्शन ना हो,
और अंडरस्टैंडिंग के तहत आप एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी साइन करके कह दें इलेक्शन कमीशन को, और वो डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंगली कर दे, एलोकेशन अच्छा, अकॉर्डिंगली कर दे। लेकिन आगे जाने का तो मेरा ख्याल है कि वो ठीक तो है। अभी जो कोर्ट ऑर्डर था वो भी विकेट हो गया। सो मेरा ख्याल है कि जी अभी तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि इलेक्शन जो है वो 21 को ना हो। मुझे तो होते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी अच्छा, यहाँ बहुत कुछ ऐसा है अच्छा, जो कि ठीक है, ठीक, बगैर किसी वजह के भी हो जाता है। ऑलराइट, सो कहा नहीं जा सकता हतमी तौर के हाँ, ऊपर, लेकिन मुझे कोई वजह नजर नहीं आती कि इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन। अच्छा, ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया, रऊफ हसन हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले सेनेट इलेक्शन के हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहा हूं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जून के आगाज से शुरू होने वाली मानसून की बारिशों ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी है। सबसे ज्यादा मुतासरा इलाके पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हैं। NDMA के मुताबिक अब तक 250 से जायद अफराद इन बारिशों और सैलाब के नतीजे में जान से हाथ धो बैठे हैं, जिनमें बच्चों की भी बड़ी तादाद शामिल है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में 178 से जायद हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी और दर्जनों लापता हैं। सिर्फ एक दिन में 63 अफराद जाँ बहक और 200 से जायद जख्मी हुए। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब रिजवान नसीर का यह कहना है कि पंजाब में बारिशों के दौरान 119 समबात हुई हैं। 17 जुलाई के बाद चकवाल, झेलम, रावलपिंडी और लाहौर में बारिशें ज्यादा हुई। उन्होंने कहा कि PDMA के साथ मिलकर सूरत हाल को कंट्रोल कर रहे हैं और दरियाओं के साथ गैर कानूनी आबादियों का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। इससे पहले पंजाब में चकवाल और झेलम में शदीद बारिशों से दर्जनों सड़कें मुकम्मल तबाह हो गई। कई देहात वहां जेर आब आ गए। चकवाल में 32 सड़कें तबाह हुई और सैलाबी रेले में राब्ता पुल जो है वो भी बह गए। सरगोदा में दरिया किनारे आबाद 40 से ज्यादा देहात जो है वहां पर कई खानदान सैलाब में फंसे रहे। झेलम में शदीद बारिशों से 4 यूनियन काउंसिल्स शदीद मुतासर हुई। फैसलाबाद में 16 और 17 जुलाई को होने वाली बारिशों से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छतें और दीवारें गिरने के 33 वाकयात पेश आए, जिनमें 11 जानें चली गई और 60 अफराद जख्मी हुए। अब महकमा मौसमियात का यह कहना है कि पिछले साल के निस्बत इस साल का जो मानसून सीजन है ये काफी मजबूत है। अब तक मानसून के 3 स्पेल हो चुके हैं। हर आने वाला स्पेल दूसरे स्पेल से ज्यादा शिद्दत का है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूदा बारिश बरसाने वाला सिस्टम जनूबी पंजाब की जानिब मुंतकिल हुआ है और आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान ये मूव कर जाएगा बलूचिस्तान, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और सिंध के बेशतर इलाकों में, जहां पर दरमियाने से हल्के दर्जे की बारिश का इम्कान है। लेकिन इतवार से एक और मजबूत सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा, जिसकी वजह से वस्ती और बालाई पंजाब में 20 से 25 जुलाई तक फिर से बारिशें मुतवक्के हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कुदरती आफात से हलाकतों का खतरा दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में 15 गुना ज्यादा है। स्टेट बैंक की भी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो क्लाइमेट चेंज है इससे निमटने के लिए पाकिस्तान को 2050 तक हर साल 40 से 50 अरब डॉलर की जरूरत होगी। गुज़िश्ता रोज इसी प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में, वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा था कि पाकिस्तान में होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों और इसकी बढ़ती हुई संगीनी जो है उस वजह से मानसून के जो स्पेल आ रहे हैं, अभी 4 से 5 स्पेल आने बाकी हैं और अगले बरसों से मानसून सीजन ना सिर्फ जल्द आया करेगा बल्कि इसकी शिद्दत में भी मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान को जिस सूरत हाल का सामना है, एक तो हमारी प्रेपरेशन क्या है, इसलिए बड़ा सवाल है, और फिर आने वाले सालों में क्या सिचुएशन होने जा रही है, क्या किया जा सकता है, इस पर प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं इरफान काठिया साहब, DG PDMA पंजाब के। बहुत शुक्रिया इरफान साहब। और डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, उनसे भी जो है वो इस हवाले से बात होगी। लेकिन मैं पहले गुफ्तगू का आगाज इरफान काठिया साहब आपसे करना चाहता हूं। ये जो भी हम इस वक्त जो है वो सूरत हाल देख रहे हैं और जिस तरह से बारिशों का और मानसून में हमने शिद्दत देखी है, क्या ये नया नॉर्मल है यहाँ पर मौसम के हवाले से और इन बारिशों के हवाले से या मानसून के हवाले से? जी बिल्कुल, ओवरऑल हम इस साल की मॉनसून स्पेल्स की इंटेंसिटी देखें और आगे के आने वाले सालों की भी जो प्रोजेक्शंस हैं, वो इसमें लगता यही है कि ये नया नॉर्मल अब यही है और हमें अपना अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस को पैदा करना पड़ेगा। और अर्बन फ्लडिंग एक नया जो फिनोमेना है कि प्रीवियसली यही समझा जाता था कि सैलाब और जो दरियाई सैलाब हैं यही सिर्फ एक हैजर्ड है, लेकिन अब आप देखें कि ये जितने हमारे मेजर अर्बन सेंटर्स हैं उनमें इस तरीके से इनंडेशन, क्योंकि इतनी अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल है कि
जिसको मैनेज करना वो शायद सिस्टम्स में उस तरीके से गुंजाइश नहीं है, जिसकी तरफ अब ना सिर्फ सोचना होगा। और अगर मैं पंजाब की बात करूं तो लाहौर में जिस तरीके से अंडरग्राउंड स्टोरेजेस बन रहे हैं पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में डिफरेंट डेवलपमेंट स्कीम्स में ये चीजें, और इसी तरह हम बाकी अर्बन सेंटर्स की तरफ तवज्जो देनी होगी ताकि हम इस पानी को एक तो जाया होने से बचाएं और दूसरा फिर इसके मुज़र असरात जो और जिससे इतनी डेथ्स हैं जैसे आपने अभी इंट्रो में भी कहा, और अनफॉर्चुनेटली अगर मैं अब लेटेस्ट इस वक्त तक की वो फिगर्स शेयर करूं तो अनफॉर्चुनेटली 25 जून से लेकर अब तक 135 डेथ्स हो चुकी हैं पंजाब में, और जिसमें स्ट्रक्चरल क्लैप्स है, आसमानी बिजली। लेकिन के बाद ये एक्सपेक्टेड क्या है? एक तो इस साल इस साल मॉनसून के हवाले से एक्सपेक्टेशन क्या है? ये कब तक जो है वो चल सकता है, उसकी शिद्दत क्या हो सकती है, और आने वाले साल में इसकी जो है वो क्या सूरत-ए-हाल, कितनी शिद्दत हो सकती है? जी बिल्कुल, जैसे फिर आपने जैसे इंट्रो में कहा, ये आगे भी 5 स्पेल्स हमारे ऐसे हैं जो अगस्त जुलाई से भी इसमें बारिशें ज्यादा एक्सपेक्टेड हैं, और पंजाब में भी जैसे ऑलरेडी इस साल की प्रेडिक्शंस हैं कि हमारा जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इसमें 40 से 60% बारिश ज्यादा है। और अगर हम इसको कंपेयर करें 24 के जुलाई से, तो यकम से 18 24 में, और अब आप देखिए 73% बारिश ज्यादा हुई है पहले 18 से 19 दिन जो जुलाई के। तो इसलिए हमें पूरी तरह तैयार रहना होगा। और अगर अब आप मुझसे पूछें तो मैं बताता चलूं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शंस के ऊपर पूरे पंजाब में इस साल अप्रैल से मल्टीपल साइकिल्स में डीसिल्टिंग का प्रोसेस वो हो रहा था, डीसिल्टिंग का प्रोसेस हो रहा था। और उसी वजह से नाला लई से लेके नारोवाल, सियालकोट के तमाम नाले और तमाम लाहौर समेत बाकी अर्बन सेंटर्स, उनमें बड़ा क्लियरली बार बार मल्टीपल साइकिल्स में डीसिल्टिंग की गई। और यही वजह है कि जो बड़ी बारिशों के बावजूद नॉर्मलसी फौरन वापस आई। जी अच्छा, ठीक है, राइट। डॉक्टर ज़ैनब साहिबा, क्या हमारे पास इस हवाले से कोई ऑप्शन है, या फिर ये वेट एंड सी वाली ही ऑप्शन है कि देखा जाए क्या शिद्दत होती है और उसका जो है वो मुकाबला किया जाए, या फिर इनकी शिद्दत के हवाले से और इनके जो असरात हैं उनको मिटिगेट करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शंस भी मौजूद हैं? लेकिन सबसे पहले तो जहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए, आई मस्ट अप्रिशिएट पंजाब गवर्नमेंट के, उन्होंने इस साल और पिछले 1-2 सालों से वो कोशिशें कर रहे हैं, एनवायरमेंटल प्लानिंग इंप्रूव हुई है। लेकिन आप इधर भी थोड़ा हमें रियलाइज करना चाहिए कि ये दिहाइयों की मिस प्लानिंग और मिस गवर्नेंस है जिसे हम अब फेस कर रहे हैं, और ये चंद महीनों में ठीक नहीं हो सकती। हम एक क्लाइमेट इमरजेंसी की स्टेट में है। क्लाइमेट इमरजेंसी की स्टेट का मतलब है कि ग्लोबली जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। तो सबसे पहली जरूरत है कि जब ऐसे डिजास्टर्स आपको पता होते हैं कि मानसून सीजन आने वाला है, आपको पहले ही क्लाइमेट इमरजेंसी की स्टेट नाफिज कर देनी चाहिए। उसमें क्या होता है कि हर स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग मीडिया, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, सब आपको अवाम में अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं कि भाई टूरिस्ट सीजन है, लेकिन नॉर्थ में आपके ग्लोफ है या इस तरह के सैलाबी रेले आ रहे हैं, तो वहां जाने से गुरेज करें। दूसरी बात ये कि आई थिंक जो अभी तक हम नहीं कर पाए वो है कि दरियाओं की डीसिल्टिंग तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन उनके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है या जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज जंगलात को काट कर बनाई जा रही हैं, उनको अभी तक हम क्यों नहीं रोक पाए, और मजीद बनती जा रही। चले कुछ तो है ना कि बन चुकी हैं, मजीद बनती जा रही हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हम लोग ये जो अंडरग्राउंड रिचार्ज और ये नालों के लिए अंडरग्राउंड रास्ते निकाल रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द न्यू कंस्ट्रक्शन, उस पे इन्फोर्समेंट बहुत जरूरी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पे रह जाती है वो है अर्ली वार्निंग सिस्टम। रेस्क्यू डिपार्टमेंट्स तो अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन आपकी आवाम को पहले से पता ही नहीं था, आपके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स फाल नहीं थे, और आपको डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में इस वक्त इन्वेस्ट करने की जरूरत है, जिसमें हम ऑलरेडी अपने बजट में जो है 30% रिडक्शन कर चुके हैं कि हमें शायद ये प्रायोरिटाइज हम करना ही नहीं चाह रहे। तो मेरे ख्याल से ये कुछ मेजर्स हैं जो हम लोग लें तो अगले साल हम आपकी ब्रेकिंग न्यूज से ये नहीं बन रही होगी कि हम फिर से अर्बन फ्लडिंग का राइट। लेकिन इसमें हमारे पास देखिए अब बहुत सारे लोग जो है वो इस वक्त एग्जांपल्स दे रहे हैं कि देखिए फ्लड्स हो, फ्लैश फ्लड्स हो, जो है वो अमेरिका में भी आ रहे हैं, टेक्सास में भी आया, वहां पर इतने लोग मर गए, कुछ जो है वो किया नहीं जा सकता। पाकिस्तान के हवाले से भी जब बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि हम तो कार्बन एमिशन करने वाले मुल्कों में शामिल नहीं, हम तो मुतासिर होने वाले मुल्कों में शामिल हैं, तो लिहाजा हमारे हाथ में कुछ ज्यादा है नहीं जो हम कर सकें। सो इज दैट ट्रू? आप इस इंप्रेशन को ठीक समझती हैं या?
देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान को अपना कंपैरिजन ना डेवलप कंट्री से नहीं करना चाहिए। दिस इज टोटली रॉन्ग। वहां सैलाब आए, वहां पे भी तबाही हो रही है भाई। वहां के सैलाब वहां के सीवर सिस्टम्स की वो इनएफिशिएंसीज को एक निकाल के बाहर नहीं करते। वहां पे वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स होते। तो मेरे ख्याल से हमें वो बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक है कंपैरिजन। हमें डेवलपिंग कंट्रीज और अपने आप का कंपैरिजन खुद ही करना चाहिए कि 2010-11 के सैलाब के बाद से क्या हमने इंप्रूव किया। 2022 में जो कि टोटली अर्बन फ्लडिंग, आपको पता है ये क्लाउड बस्ट अभी नहीं हुआ, 2022 में भी हमारे पास अर्बन फ्लडिंग ही थी। किरथर की पहाड़ियों पे, सुलेमान रेंजेस पे पहाड़ी रेले, सैलाबी रेले आते रहे। तो दिस इज नॉट न्यू। दूसरी बात ये कि बिल्कुल पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है, अभी नहीं है, लेकिन हम जिस हिसाब से आगे जा रहे हैं ये बयानियां हमें अब नहीं रखना चाहिए। पुराना हो चुका है कि हमारी तो नेग्लिजिबल कॉन्ट्रीब्यूशंस है, ठीक है, बट व्हाट अबाउट आवर ओन प्लानिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ आवर पॉलिसीज? क्या हमने इंप्रूव किया? अपना मुहासबा हमें खुद करना चाहिए कि अब हमने कहां तक इंप्रूवमेंट कर ली और मजीद कितनी करनी। सो आई थिंक दिस नैरेटिव नीड्स टू शिफ्ट नाउ। राइट। अच्छा इरफान साहब, एक तो जो इंसिडेंट्स हमने बारिशों के मौसम में देखे वो इलेक्ट्रिक्यूशन के होते हैं, वहां पर जो है वो हादसात होते हैं, लोगों की जान चली जाती है, लेकिन इसमें हमने देखा एक बड़ा इशू अर्बन फ्लडिंग का है और जो नुकसान वहां पर हो रहा है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में खास तौर पर हमने पिंडी में नाला लेई की सूरत हाल देखी, फिर देहात में तो शायद अर्बन जो इस तरह के फ्लड्स आते हैं या फ्लैश फ्लड्स होते हैं उनसे इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन शहरों के हवाले से क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या इक़दामात इस वक्त जो है वो उठाने की ज़रूरत है कि ये जो अर्बन फ्लडिंग है इसके नुकसान को कम किया जा सके? जी बिल्कुल, ये अभी वक्त की ज़रूरत है। और जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि इसमें जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं और जिसमें प्लानिंग में हमने अप्रैल और मई से ही जो डीसिल्टिंग है, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो फौरन हमें इसको इंश्योर करना पड़ेगा। और डीसिल्टिंग प्रॉपर होगी तो आपके सिस्टम्स इन अनप्रेसिडेंटेड रेंज को ले सकेंगे। और लॉन्ग टर्म में जितने भी हमारे अर्बन सेंटर्स हैं इनमें स्पेसिफाइड पॉइंट्स हैं कि जो आपके वल्नरेबल पॉइंट्स हैं और जो एट रिस्क होते हैं, तो वहां पे तरीके से लाहौर में ये पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में हुआ, बाकी भी बड़े तमाम शहरों में। और अब चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पंजाब की हद तक तकरीबन 76 हमारे इस तरह के अर्बन सेंटर्स हैं जिनके अंदर अब लो लाइंग एरियाज में ये अंडरग्राउंड स्टोरेजेस बन रहे हैं। और आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में जब इंशाल्लाह चीजें कंप्लीट होंगी तो डेफिनेटली इससे अर्बन फ्लडिंग में काफी सारा, ना सिर्फ अर्बन फ्लडिंग में फायदा होगा, जो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज है उसमें बहुत ज्यादा ये इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इससे फायदा होगा और रेन हार्वेस्ट में ये मदद मिलेगी। लेकिन अब जो नुकसान हैं इसमें भी आप देखें कि अभी तक की ये जितनी डेथ्स हैं इसमें स्ट्रक्चरल कोलैप्सेस सबसे ज्यादा हैं। हमें जो डेंजरस बिल्डिंग का एक पूरा निजाम लाना होगा कि ये जो डेंजरस बिल्डिंग्स हैं इनके अंदर जो पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में इसको रेट्रोफिटिंग हो या इनकी जो भी मुरम्मत या डेमोलिशन की जरूरत है उस पे कानून को ज्यादा सख्त और रेगुलेशंस को ज्यादा काबिल अमल बनाना होगा आने वाले वक्त। जी ठीक है। और डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है ये अर्बन फ्लडिंग का क्या हल है? एक तो आपने कहा कंस्ट्रक्शन का, आपने पहले जो वो जिक्र कर दिया, लेकिन इसके लिए हमें आने वाले सालों में किस तरह से पॉलिसी बनानी चाहिए, क्या करने की जरूरत है? देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है स्पॉन्ज सिटीज का, जिसका मतलब ये होता है कि आपको पता है कि किन शहरों में अर्बन फ्लडिंग की वजह से डिजास्टर्स हो सकते हैं। आप उन शहरों के अगेंस्ट स्पॉन्ज सिटीज का कयाम करते हैं। मकसद ये कि जो फॉरेस्ट है, ग्रीन एरियाज हैं, बफर जोन्स हैं, उनको आप बढ़ाते हैं, जंगलात मजीद इनहांस करते हैं और बड़े जंगलात इनहांस करते हैं। फिर जैसे ये बात कर रहे हैं उसमें डीसिल्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये छोटे छोटे मेजर्स है। लेकिन इस सब के साथ साथ हमें अपनी जो हमारा पाकिस्तान एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें सेक्शन 12 है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। आपकी जो भी ये जो बात कर रहे हैं सर यहाँ पे कि जो बिल्डिंग्स हैं उनको रेट्रोफिटिंग एंड ऑल, आपकी कोई भी पब्लिक सेक्टर कंस्ट्रक्शन तब तक नहीं हो सकती जब तक कम्युनिटी लेवल पे कंसल्टेशन ना हो जाए सेक्शन 12 के तहत, और उसको एनओसी इशू नहीं हो सकता जब तक वो एनवायरमेंट अपना मैनेजमेंट प्लान ना दे दे। तो उसको लागू करें, उसका निफाज इंश्योर करें। और मेरे ख्याल से हमारे लॉज बड़े अच्छे बने हुए हैं, सिर्फ लोकल गवर्नेंस सिस्टम ना होने की वजह
वजह से हम लोग उनको इन्फोर्स नहीं कर पा रहे। तो ये चीज हमें देखने की जरूरत है। और इसमें जी बिल्कुल लास्ट पॉइंट, हमें अपनी क्लाइमेट डिप्लोमेसी विद इन कंट्री इंप्रूव करनी है। और वो कैसे होगी? सूबाओं को, सूबे जो है उनको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन इंक्रीज करने की जरूरत है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट की आपस में कोऑर्डिनेशन एनहांस होनी चाहिए ताकि हम इन डिजास्टर से दो चार होने से जो है वो बच सके। राइट। और इरफान साहब, एक रिस्पांस के हवाले से जो एक अक्सर बात की जाती है कि शायद रिस्पांस का हमारा जो मैकेनिज्म है ऐसी सूरत हाल में क्लाइमेट इमरजेंसीज में वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एनडीएमए एक अलग है, पीडीएमए के भी इदारे हैं, डिवॉल्व हो चुका है सब्जेक्ट, फिर रेस्क्यू सर्विसेज जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स के अंडर भी हैं। अब इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या यहाँ पर आपको लगता है बेहतरी की ज़रूरत है कि ये रिस्पांस का जो मैकेनिज्म है वो हमारा एक सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए ऐसी किसी भी क्लाइमेट इमरजेंसी या ऐसी किसी भी सूरत हाल में? अच्छा रहमान साहब, अब इसमें मैं ये कहूँगा कि अब जो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का दौर है और हमारा आपस में जो कोऑर्डिनेशन और रिस्पॉन्सेज की अगर बात करूं तो आप देखें कि यही जो पिछले 48 घंटे पहले जो जेहलम और चकवाल, पिंडी, नाला लई में जो कुछ हुआ, उसमें जिस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट की प्रॉम्प्ट और पंजाब गवर्नमेंट ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, तो वो आपके इल्म में है कि तकरीबन 1096 लोगों को हमने विद इन 6 to 8 आवर्स रेस्क्यू किया, और जिसमें 3 मेजर जगहों पे हेलीकॉप्टर के और हेली ऑपरेशंस हमने किए। वो पीडीएमए और एनडीएमए और हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन, और थैंक्स टू पाकिस्तान आर्मी एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के हमने इन लोगों को, और जहां पे भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव गफलत से पूरे पंजाब में कोई एक खुदा ना खास्ता कोई ऐसा नहीं है कि जहां जानी नुकसान हुआ हो, तो ये वो प्रिपेयर्डनेस थी या ये वो कोऑर्डिनेशन है जिसकी आप बात करें, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या अदारों की हद तक था, वो तमाम चीजें। लेकिन अब हमें ओवरऑल क्लाइमेट को देखना होगा कि ये जो फिनोमिनाज हैं, अब जो जिस तरीके से पानी आया या चकवाल में, ये इनकी हिस्ट्री में पिछले 40 सालों में इस तरीके से पानी नहीं आया। तो जेहलम में एक इन जिन नालों से गुजरा, ये 92 में इससे पहले कभी इनमें पानी आया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की और उन अदारों की प्रॉम्प्टनेस की वजह से कोई एक ऐसा नहीं था कि रेस्क्यू की जरूरत थी और रेस्क्यू ना किया गया हो। तो बेटर कोऑर्डिनेशन, आपको लगता है कि जो सिस्टम है वो काम कर रहा है? राइट, बहुत शुक्रिया। इरफान काठिया साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर जैन साहब हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की तस्दीक की है कि पाक भारत जंग में 5 भारतीय तैयारे तबाह हुए। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से खिताब में उन्होंने कहा कि सूरत हाल संगीन होती जा रही थी और दोनों मुल्कों के दरमियान इतनी जंग छिड़ने का खदशा था, लेकिन मैंने ये जंग रुकवा दी। You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And these are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. We said, you guys want to make a trade deal? We're not making a trade deal if you're going to be throwing around weapons, and maybe nuclear weapons, both very powerful nuclear states. भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने भरपूर दिफा किया था और राफेल समेत भारतीय फजाइया के जंगी तैयारे मार गिराए थे। अगरचे भारत अपने राफेल, मिग और यूएवी का नुकसान करवा चुका था, लेकिन वो अपने तैयारों की तबाही की तस्दीक करने से इनकार करता रहा। इस पाकिस्तान और भारत पर का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इस पर रिपोर्टिंग करने वाले कई मोतबर इदारों ने भारत के इस नुकसान को इस जंग के बाद ही रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था। कई इंटरनेशनल पब्लिकेशन से, जिन्होंने खास तौर पर अमेरिकन इंटेलिजेंस हुकाम को भी उनकी जो है वो कोट किया और उन्हें कहा कि उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि भारत का ये नुकसान हुआ है। जो अखबारात थे जिन्होंने इस पर रिपोर्ट किया और भारतीय तैयारे गिरने की बात की, उनमें फ्रांसीसी अखबार ले मोंडे भी शामिल था। एएफपी को भी सोर्सेज के जरिए भारतीय हुकाम ने इस बात की तस्दीक कर दी थी, लेकिन ऑफिशियली ऐसा मानने से इनकार किया गया। और जब भी यह बात सामने आई तो गोलमोल जवाब दिए गए। भारतीय फजाइया के एयर मार्शल आदेश कुमार ने भी पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से उनके हाथों ऐसे नुकसान की जो है वो तस्दीक करने से गुरेज किया और गोलमोल जवाब दिए। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने भी इन नुकसानात का जो है वो जिक्र किया था, और बीजेपी के रहनुमा जो सुब्रमण्यम स्वामी थे, उन्होंने तो जो है वो भारतीय फजाइया नुकसान की बाकायदा तस्दीक की थी।
We are in a combat scenario, and losses are a part of combat. The details, which platform did we lose? I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet? Why? Why? Yeah, why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made. सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं वो भारत के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद भारत में ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए एक मरतबा फिर से सवालात उठाना शुरू कर दिए। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ट्रंप ने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग में 5 जेट तैयारे मार गिराए गए। इसके साथ उन्होंने 24वीं बार यह कहा है कि मैंने तिजारत की धमकी देकर पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। अब पाक फजाइया को इसके अलावा एक और भी कामयाबी मिली है। पाक फजाइया के तैयारों ने रॉयल इंटरनेशनल एयर शो में आलमी एजाजात जीती हैं। मार्का हक में भारतीय फजाइया को सबक सिखाने वाले पाकिस्तानी JF-17C ब्लॉक 3 तैयारे ने एयर शो में आला एजाज हासिल कर लिया। जो तैयारे को है स्पिरिट ऑफ दी मीट ट्रॉफी से जो है वो नवाजा गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस शो में पाक फजाइया के C-130 ने भी पहली पोजीशन हासिल की। बरतानिया में आलमी शोहरत याफ्ता एयर शो में पाकिस्तानी C-130 को भी ट्रॉफी जो है वो दी गई। अवार्ड तैयारों की जो है वो शानदार परवाज और तकनीकी महारत के एतराफ पर जो है वो दिया गया। JF थंडर ने पाकिस्तान से बरतानिया तक नॉन स्टॉप एयर टू एयर जो रिफ्यूलिंग के जरिए भी सफर किया। आलमी सतह पर इस कामयाबी ने पाकिस्तान के जो एविएशन शुबा और खास तौर पर जो हमारी जो PF है उसको फख्र से हमकिनार किया है। और इस मोतबर फिजाई शो में ये कामयाबी और इससे पहले जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मार्के में पाक फिजाइया ने अपनी धाक पिटाई है, ये यकीनन पाक फिजाइया की काबिलियत को तस्लीम किए जाने का वाज़ेह सबूत है। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इल्हाक़े पाकिस्तान मना रहे हैं। यौम इल्हाक़े कश्मीर ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर इजलास की याद में मनाया जाता है। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों ने पाकिस्तान से इल्हाक़ का फैसला किया था। उस वक्त सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की रिहाइशगाह पर होने वाले इजलास में कश्मीर के हकीकी नुमाइंदों ने पाकिस्तान से इल्हाक़ की करारदाद मंजूर करने का यह तारीखी फैसला किया था। और यह करारदाद जम्मू और कश्मीर के पाकिस्तान के साथ गहरे मजहबी, जोग्राफियाई, सकाफती और तहजीबी रिश्तों पर मबनी है, जो कि कश्मीरी मुसलमानों की इज्तिमाई ख्वाहिश की अक्कासी भी करती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर सियासी शख्सियात ने यौम इल्हाक़े पाकिस्तान के मौके पर ख़ुसूसी पैगाम जारी किए। सदर ने अपने पैगाम में कहा कि यौम इल्हाक़े पाकिस्तान कश्मीरियों के लिए जो है वो पाकिस्तान से उनके फितरी रिश्ते की अलामत है। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत के हसूल तक अपनी इखलाकी, सियासी और सिफारती हमायत जो है वो जारी रखेगा। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हमायत भी जारी रखी जाएगी। वक्त गुजरने के साथ साथ कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी में इजाफा हुआ है और भारतीय फौज जो है वो कश्मीरियों के अज़्म को तोड़ने में नाकाम है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने भी अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान से मोहब्बत कश्मीरियों के जिस्मों में खून बनकर जो है वो दौड़ती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान नज़र को दीजिए अल्लाह ने के बाद।